आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो संधि से संबंधित होते हैं। संधि में भी हम आज स्वर संधि की बात करेंगे। यदि आपने स्वर संधि को केवल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है तो जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं वे आपसे गलत हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य इस कक्षा को कराने का केवल ये है ताकि आप सही से समझ सकें कि संधि वास्तविकता में होती क्या है, संधि की ज़रूरत क्या है और वो किस तरीके से फंक्शन करती है। यदि आप एक तरह से समझ जाते हैं कि संधि वास्तविकता में क्या है तो आपको एग्जाम में प्रश्नों को करने में आसानी होगी। आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है संधि से संबंधित, तो इसका पता आप ऐसा लगा सकते हैं कि यदि पढ़ने के बावजूद भी आपने संधि का टॉपिक पढ़ लिया है, उसके बावजूद भी आपके प्रश्न गलत जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी समझ में फेर है या हम चीज़ों को वैसे नहीं समझ पाए जैसे वे होनी चाहिए थी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप अपनी ट्रिक खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप दूसरे की ट्रिक को याद करें, आप खुद की ट्रिक बना सकते हैं। तो पहले जिन लोगों ने संधि का टॉपिक पढ़ लिया है उनके लिए मेरे पास कुछ प्रश्न है, आप देखिए और जवाब दीजिए आपने कौन सा जवाब दिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं। देखिए, टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दैत्यारी में कौन सी संधि है। प्रश्न हमारा ये है, दैत्यारी में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि। यण संधि है, वृद्धि है, गुण या दीर्घ है। तो दैत्यारी में हमारी दीर्घ संधि है। यदि आपने आधत तय और यह देख के केवल यण संधि डिसाइड किया है तो वो आपका आंसर गलत है। अगर आपने ये वाली ट्रिक कहीं पढ़ रखी है कि आधे वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वे यण संधि के होते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रश्न ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए, नद्येश्वरीय में कौन सी संधि है, बताइए। वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। आप देखिए और निर्णय लेने के बाद बताइए कि इनमें कौन सी संधि है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें है हमारी यण संधि। अगर आपने केवल दो मात्रा देख के डिसाइड किया है कि इसमें वृद्धि संधि है तो आपका सवाल फिर से गलत हो गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, पितृ प्लस अनुमति की सही संधि कौन सी होगी, बताइए फटाफट। पित्रानुमति, ये चारों ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, पितृनुमति, पितृनुमति, बताइए कौन सी सही होगी। पितृ प्लस अनुमति। यदि आपने इसका जवाब पित्रानुमति लगाया है तो ये आपका प्रश्न फिर से गलत हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पितृनुमति, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, गुरुत्वाकर्षण में कौन सी संधि है, देख के बताइए, ठीक है जी। तो यदि आपने आधत तय और वह देख के फिर से यण संधि बताया तो आपका फिर से गलत हो गया। इसमें जो होगा इसमें हमारी दीर्घ संधि, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ठीक है। यथासंभव में बताइए कौन सी संधि है, फटाफट। यथासंभव बताइए। यदि आपने इसका आंसर दीर्घ संधि बताया है तो यह गलत है। यथासंभव में कोई भी संधि नहीं है, इसमें केवल दो शब्द हमने समास के माध्यम से जोड़ दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मात्र प्लस अंश की संधि बताइए फटाफट। मात्र प्लस अंश, तो इसका जो सही होगा, इसका सही आंसर होगा मात्रांश। यदि आपने मात्रांश लगाया है तो आप फिर से गलत हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा, सरोवर में कौन सी संधि है, बताइए फटाफट, बताइए। तो सरोवर में यहां पे कोई संधि नहीं है। कायदे में सरोवर में जो है वो स्वर संधि है ही नहीं, सरोवर में है विसर्ग संधि, सरह प्लस वर। यदि आपने इसका जवाब केवल एक मात्रा देख के गुण संधि दिया था तो आप फिर से गलत हो गए हैं। गुरबोदार्य में बताइए कौन सी संधि है, बताइए फटाफट, ठीक है जी। तो गुरुबोदार्य में हमारी यण संधि है, गुरु प्लस औदार्य। यदि आपने दो मात्रा देख के फिर से वृद्धि संधि लगाया तो आपका फिर से गलत हो गया। अगर आपके इसमें से दो या दो से ज्यादा प्रश्न गलत गए हैं तो मतलब यह है कि आपकी संधि की समझ अभी गहरी नहीं है, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है उसे इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है कि आपके प्रश्न सही रहे। देखिए, एग्जाम में एक एक नंबर कीमती होता है। जब बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब हम कोई टॉपिक कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बावजूद भी हम उसके प्रश्न गलत करके आ रहे हैं,
तो मैं आपसे कहूंगा कि आप संधि की कॉन्सेप्ट को समझिए, संधि होती क्या है, ये कैसे काम करती है। आपने अगर एक बार समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि संधि होती क्या है, इन चीजों पे विचार करेंगे, संधि क्या है। दूसरा सवाल हमारा यह है कि संधि को शामिल क्यों किया गया हिंदी में, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी। और तीसरा जो प्रश्न है वो है कि संधि में प्रश्नों का प्रारूप कैसा होता है। इस पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए संधि होती क्या है। वास्तविकता में हुआ यह था कि जब हम पहली एजुकेशन की बात करेंगे, जब गुरुकुल पद्धति चलती थी, तो उस समय हमारे पास ना तो प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल थी और ना ही हमारे पास इतना सारा पेपर मटेरियल अवेलेबल था। गुरुजी जो थे वे किसी चीज को याद करते थे, याद करने के बाद बड़ी मुश्किल से मोर पंख से या सरकंडे की, एक पेड़ होता है पतला सा, सरकंडे की जो लकड़ी थी उसे छील के शार्प करके पेन बना दिया जाता था और उसी पेन को या मोर पंख को डुबो डुबो के लिखा जाता था। एक तो ना रिसोर्सेज थे, ना हमारे पास पेपर अवेलेबल थे और ना ही हमारे पास अवेलेबल थी इंक और ना ही आज के ज़माने के पेन, प्रिंटिंग प्रेस तो भूल जाइए। तो ऐसे में समस्या होती थी, गुरुजी को एक ही किताब को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। अब यदि हर एक स्टूडेंट को किताब बांटने लगे तो पता चलता कि सालों साल किताबें लिखी जा रही हैं। तो हमारा जो वैदिक सिलेबस था वो सारे का सारा ऐसा था, आपने देखा होगा वो छंदों में था। छंदों में, छंदों का मतलब जिसे गाया जा सके। थ्योरी के मुकाबले छंदों को ज़्यादा आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो थ्योरी याद करने से पहले छोटी छोटी कविताएं याद करते हैं, जैसे जोनी जोनी यस पापा, मछली जल की रानी है। रीजन ये है कि जो छंद होते हैं जिनकी तुक मिलती है उन्हें याद करना आसान होता है। तो इसलिए जितने भी वेद थे, जितने भी पुराण थे, जितने भी ज्योतिष ग्रंथ थे, जितने भी आयुर्वेद ग्रंथ हैं, सारे के सारे छंदों में लिखे गए हैं। रीजन उसका यह था, गुरुजी एक बार लिख देते थे और लिखने के बाद दोहराते थे, फिर जो स्टूडेंट्स थे वे भी उनके साथ साथ दोहराते थे। ऐसी दोहराने से एक दो बार चीज़ें याद हो जाती थी। बाद में गुरुजी बैठ के उसकी एक्सप्लेनेशन कर दे करते थे कि वास्तव में ये क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास चैलेंज ये था, किसी चीज़ को छंदों में ढालने के लिए हमें चाहिए थी लय, और लय प्राप्त करने के लिए हमारे पास संधि और समास बने। संधि और समास वास्तविकता में क्या है, संधि का मतलब होता है दो वर्णों को जोड़ देना। देखिए, केवल दो वर्णों को जोड़ देना संधि नहीं है। एग्जाम की दृष्टि तो सही है, अगर पूछे कि दो वर्णों का योग क्या कहलाता है तो वो कहलाता है संधि। लेकिन यदि आप देखेंगे तो केवल दो वर्णों का योग संधि नहीं है। अगर दो वर्णों का योग संधि होता तो अगर हम बात करते उत प्लस चारण की तो ये उच्चारण ही होता है कि नहीं। केवल दो वर्णों का योग जितना काम होता तो ये हो जाता उच्चारण। लेकिन होता क्या है, ये हमारा सही नहीं होता, इसकी जगह जो सही होता है वो उच्चारण होता है। तो हमने क्या किया, संधि हो चाहे समास हो, संधि या समास में हमने एक चीज को ले लिया कि हम दो वर्णों को जोड़ेंगे तो, या समास में दो शब्दों को जोड़ेंगे तो, लेकिन उच्चारण में बदलाव करके जो उच्चारण बनेगा वो पहले वाले से बढ़िया बनना चाहिए, ना कि पहले वाले से बेकार। जैसे उत प्लस चारण जोड़ोगे तो उच्चारण के मुकाबले उच्चारण हमारा बेहतर है। तो दो वर्णों के मेल से उच्चारण में होने वाला बदलाव या उच्चारण में उत्पन्न विकार कहलाता है हमारा संधि। ठीक है जी, जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ देंगे तो उच्चारण में जो विकार पैदा होगा या उच्चारण में जो बदलाव पैदा होगा वो कहलाएगा संधि। मैंने आपको ये वाली बात बताई, जब आप संधि विच्छेद के प्रश्न करना शुरू करें तो अपने दिमाग में एक बात ये रखिए कि जो चीज जैसे जुड़ी हुई है जरूरी नहीं कि वो एज इट इज ही टूट जाए। हो सकता है कि हमने उसमें बदलाव करके जोड़े हो, तो हमें उच्चारण में बदलाव को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। अब देखिए शामिल क्यों की गई, मैंने आपको बता दिया। संधि होती क्या है हमने इसकी भी चर्चा कर ली। दो वर्णों के मेल से उच्चारण में होने वाला बदलाव क्या है जी, संधि। अब देखते हैं प्रश्नों का प्रारूप क्या है। देखिए संधि के कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ प्रश्न की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है जी, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए पहले वाले जो प्रश्नों का प्रारूप है वो आपसे पूछेगा संधि का नाम, आपको शब्द दे देगा और शब्द देने के बाद पूछेगा कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है। सीधा सीधा पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा दैत्यारी में कौन सी संधि है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं आधा तय और यह देख के यण नहीं लगानी है, वो हम सीख लेंगे। तो दैत्यारी में जो संधि है वो है हमारे पास दीर्घ संधि। ठीक है,
उसके बाद अगर पूछता है दूसरे टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास कि संधि विच्छेद करें, आपसे शब्दों को तुड़वा लेगा। जैसे पूछेगा कि बद्धवागमन का संधि विच्छेद करें, कौन सा है? तो बद्धवागमन का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो मजेदार बात क्या है कि यदि आप इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे और इसे जोड़ेंगे ग्रामर के नजरिए से, जो नियम आपने पढ़े हैं पहले, तो इन चारों का आंसर बद्धवागमन ही आएगा। किसी भी तरीके से जोड़ लीजिए। तो हम आगे वाली कक्षा में ये भी जानेंगे कि संधि विच्छेद करते समय यानी कि किसी शब्द को तोड़ते समय हमें क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो बद्धवागमन की बात करेंगे तो बद्धवागमन हो जाएगा जी बधु प्लस आगमन। ठीक है, तो एक तो आपसे सीधा सीधा संधि का नाम पूछ लेगा, एक आपसे संधि विच्छेद करा देगा। और कभी कभी ये अभी नया ट्रेड शुरू हुआ है, नया टाइप शुरू हुआ है, आपसे पूछेगा कि a प्लस ई बराबर ए किस संधि का उदाहरण है या किस संधि में होता है, यानी कि आ और ई मिलकर ए बन जाते हैं कौन सी संधि में। तो हमें परिभाषा संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस वाली जो संधि है आ और ई को मिलकर जो ए हो जाता है ये हमारा हो जाता है जी गुण संधि में। ठीक है, अब देखते हैं बाद में आता कि बताइए सही संधि का नाम बताओ। जैसे आपसे पूछेगा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, या आपसे कह देगा दीर्घ संधि का उदाहरण है, या आपसे कहेगा यण संधि का उदाहरण नहीं है, या अयादि संधि का उदाहरण है। नहीं है और है किसी भी तरह से पूछ सकता है। जैसे इसमें पूछा विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा पितृण जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी अतैव, यशोदा और निर्विकार ये हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो हमारे मोटे मोटे 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं संधि से। एक परिभाषा संधि संबंधी पूछा जाता है, एक संधि विच्छेद संबंधी पूछा जाता है, दूसरा संधि का नाम पूछ लेता है, तीसरा संधि की परिभाषा संबंधी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। ये वाला जो टाइप बनता है संधि की परिभाषा संबंधी प्रश्न, ये केवल और केवल स्वर संधि में से ही बनते हैं, व्यंजन संधि में से इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते। ठीक है जी, तो अब हम आगे देखते हैं एक एक करके। देखिए संधि जो होती है, संधि हमारी होती है 3 तरह की। 3 तरह में कौन सी? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि की अगर हम बात करेंगे तो स्वर संधि के अपने नियम है, 5 भेद होते हैं और पांचों के 5 ही नियम है। ऐसी अगर आप व्यंजन संधि की बात करेंगे तो व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है। वास्तविकता में मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था, संधि में जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि हमें उच्चारणों को मिलाना है और उच्चारण को पहले वाले उच्चारण से बढ़िया बनाना है, ताकि शब्दों को जोड़ने के बाद उच्चारण अटपटा ना लगे। ठीक है, तो एक स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में आप देखेंगे इसका कोई भेद नहीं है, कुछ नियम होते हैं, किसी किसी किताब में 10 देते हैं, किसी किसी में 12। ठीक है, ऐसी विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि का कोई भी भेद नहीं है। विसर्ग संधि के कुछ नियम है, 10 नियम या 12 नियम। आपको किसी किताब में 10 मिलेंगे, किसी में 12। हम लगभग जितने जरूरी है सबको पढ़ लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब अगर हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि जो होगी वो स्वर के स्वर से मेल से बनेगी, यानी कि संधि हमेशा जो होती है वो पहले वाले शब्द खंड के लास्ट वाले में और दूसरे वाले शब्द खंड के शुरुआत वाले में होती है संधि। इससे इधर क्या लिखा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे इधर क्या लिखा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो संधि हमेशा पहले शब्द खंड के बाद वाले में और दूसरे शब्द खंड के शुरुआत वाले में होगी। ये वाली बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो पहले वाले शब्द खंड के लास्ट में स्वर होगा और दूसरे वाले शब्द खंड के शुरुआत में स्वर होगा, तो ऐसे जो संधि बनेगी वो संधि कहलाएगी हमारी स्वर संधि। ठीक है जी, अब बारी आती है व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि 3 कंडीशन में बन सकती है, पहले वाले के लास्ट में स्वर हो और दूसरे वाले के शुरुआत में व्यंजन हो, तो भी हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। पहले वाले शब्द खंड के अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और दूसरे वाले शब्द खंड की शुरुआत वाली ध्वनि व्यंजन हो, जब भी हमारी व्यंजन संधि होगी। पहले वाले शब्द खंड की अंतिम ध्वनि अगर व्यंजन है और दूसरे वाले शब्द खंड की पहली वाली ध्वनि स्वर है, तब भी हमारी व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि 2 कंडीशन में होती है, यदि हम विसर्ग को स्वर से मिला दें या विसर्ग को मिला दें हम व्यंजन से। ठीक है, तो ये 3 तरह की संधियां होती हैं, आप फटाफट रोक के इधर नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ बेसिक सी बात मैंने लिखी है, ये समझ लीजिएगा संधि का सार है। संधि विच्छेद के साथ साथ एक प्रश्न और आता है हमारा, वो वाला प्रश्न हमसे पूछा जाता है शब्द विच्छेद का। यदि आप यूपीएसआई की परीक्षा देंगे या आपने वन रक्षक की परीक्षा दी होगी या टेट वगैरह की परीक्षा दी होगी, यूके टेट की,
तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपसे संधि ना करवा के सीधा कहेगा कि पंचम शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है। वो आपसे पंचम में संधि नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा सीधा बताइए वर्ण विच्छेद क्या है। तो आपने देखा भी होगा पा प्लस आ प्लस या प्लस चा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, तो ये हमारा पंचम का वर्ण विच्छेद है। ठीक है जी, तो इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं आगे की बात, इसके अलावा और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो है वर्ण विच्छेद, ये भी हमसे काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, और स्पेशली संधि बनाने की जो की है वो यही है। अगर आप इन्हें एक तरीके से समझ जाते हैं तो आपके जो संधि के प्रश्न है एक भी गलत नहीं होगा, आप 100 में से 100 सही करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास का एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो अगर कोई वर्ण सिंपल लिखा हुआ है, ये मैंने का ऐसा मान के चलिएगा जैसे गणित में होता है एक्स, इस का की जगह खा गा कुछ भी मान लीजिएगा, कोई सा भी वर्ण मान लीजिए, कोई सा भी व्यंजन ले लीजिएगा, वो सबकी जगह लगेगा। तो अगर किसी व्यंजन पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसका मतलब है वो आ के सहारे बोला जा रहा है। जब भी हम किसी व्यंजन से स्वर अलग करते हैं तो उसके अंदर हलंत लगा देते हैं। हलंत का मतलब होता है कि उस व्यंजन के पास स्वर नहीं है। ठीक है, हलंत ये दिखाता है कि उस व्यंजन के पास स्वर है ही नहीं, उसकी कमी है। ऐसे अगर कोई का लिखा है आ की आवाज के साथ तो ये होता है छोटी की मात्रा पहले लगाई जाती है, जिसे हम छोटी बोल देते हैं की, और बड़ी की मात्रा लगाई जाती है किसी व्यंजन के बाद। ठीक है, ऐसी कू की बात करेंगे तो का प्लस ऊ हो जाएगा, ये छोटा ऊ दिखाता है और का पे बड़े ऊ की मात्रा दिखाता है ये। ऐसी ये जो होता है का के नीचे को जो आपने लिखा होगा ये ऋषि होता है। बहुत सारे लोग करते हैं वृक्ष पर बंदर बैठा है, लेकिन वो वृक्ष होता है, ये वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष है, आपको ध्यान रखना है। ऐसी कै के अंदर अगर रै टंग रहा हुआ देखा होगा आपने, जैसे हम क्रय मूल्य लिखते हैं तो का के अंदर अगर रा टंगा हुआ है तो इसका मतलब है का आधा और रा पूरा। एक रा आपने ऐसा टंगा हुआ देखा होगा, रे आधा और का पूरा। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, इसमें जो होता है, इसमें का की ध्वनि जो होती है वो व्यंजन होती है, वो रा से जुड़ी होती है। इसमें जो होता है, इसमें रा की ध्वनि व्यंजन होती है, वो का से जुड़ी होती है। इनका ध्यान रखना है। ये वाली ध्वनि जहां बोली जाती है वो अपने से आगे वाले पर ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आशीर्वाद वर्तनी में बहुत ज्यादा आता है। तो अगर हम आशीर्वाद की बात करेंगे तो ये वाला रा जहां बोला जाएगा उससे आगे वाले पर ट्रांसफर होता है। अगर आप देखेंगे आशीर्वाद को, तो आशीर्वाद में जो ये रा है वो यहां पे बोला जाएगा, आ सी रा, यहां कहीं ना कहीं रा की आवाज होगी। जब यहां रा की आवाज होगी तो ये अपने से अगले वाले पे क्या होता है जी, ट्रांसफर हो जाता है। तो जब हम इसे लिखते हैं तो हम आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कर्क रेखा, आप कर्क लिख रहे हैं तो जहां बोला जाएगा उससे आगे वाले पर ट्रांसफर होगा। अगर आप कर्क में देखते हैं तो कर्क में का और का के बीच में यहां पर रा बोला जा रहा है, तो ये अपने से आगे वाले पर ट्रांसफर होगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसी वा के नीचे जो टंगा होता है वो होता है वा और ऋषि। ठीक है, ये हमारा होता है वृक्ष, वृक्ष नहीं होता। ये जो होता है जिसे कह देते हैं हम विद्या वाला धै, ये कायदे में विद्या वाला धै नहीं है, ये दा और या को मिला के बना है। बहुत से लोग कहते हैं विद्युत विभाग, वो विद्युत विभाग होता है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं विद्यालय जा रहे हैं, वो विद्यालय होता है। तो ये जो है ये दा और या से मिलकर बना है, ये जो होता है ये दा और वा से मिलकर बना है। ठीक है, आप इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं आगे, पूरी हिंदी में लगभग हमारे काम आते रहेंगे। ऐसी अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें दा आधा और धा पूरा होता है। रा और होते हैं दो प्रकार के, अगर रा के आगे ऊ की मात्रा लगी है और सिंपल सी मात्रा लगी है, इसका मतलब होता है छोटा ऊ, और घुंडी वाली मात्रा लगी है तो इसका मतलब होता है बड़ा ऊ। जिन लोगों को ये वाला रू बनाने की आदत हो जाती है वे हर जगह यही बनाते हैं, और जिन्हें ये बनाने की आदत होती है वे हर जगह यही बनाते हैं। तो याद रखें आज से, ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत से लोग कहते हैं हृदय, ये हृदय होता है के साथ जो ऋषि की आवाज होती है वो हम इसके नीचे जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है जी हृदय। ठीक है, तो आप इन्हें आराम से नोट कर लीजिए, एक एक करके रोकने के बाद ये हमें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब आते हैं हम स्वर संधि में। स्वर संधियां हमारी 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी है जी? एक तो हमारे पास दीर्घ संधि हो गई, एक हमारे पास गुण संधि हो गई, एक वृद्धि संधि हो गई। अगर आपने पहले पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा ये तीनों संधियां आसानी से आ जाती हैं, हो भी जाती हैं। समस्या जो आती होगी वो यण और अयादि संधि में, संधि करने में और संधि तोड़ने में, दोनों में आती होगी।
ठीक है, तो आपको इन पर अच्छा खासा ध्यान देना है कि इनमें क्या क्या समस्या आती है, हम उन्हें एक एक करके देख लेंगे। मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं, इससे आप कोई सा भी प्रश्न बनाइए, किसी भी संधि का बनाइए, आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल 100 में से 100 सही प्रश्न आप संधि के इसके माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ संधि। समझिए दीर्घ संधि में होता क्या है, आपको याद करने के लिए बस 4 चीजें याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल, हमें ह्रस्व स्वर ले लेने हैं। ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत हमारे छोटे वाले, उन्हें ह्रस्व कह देते हैं। हमें क्या करना, आ, ई, उ और री। अब हमें क्या करना है, ये ह्रस्व ले लिए, अब इन्हीं से बने हुए इनके बड़े वाले ले लिए। ठीक है, इनके बड़े वाले भी हमने ले लिए। तो अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले लेने के बाद इनको इन्हीं से मिला दिया, सेम टू सेम। तो ऐसे कंडीशन में जो ध्वनि बनेगी वो दीर्घ की बनेगी, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ को मिलाने पर हमेशा दीर्घ हो जाता है। मतलब छोटे या बड़े समान स्वर को मिलाकर हमेशा बड़ी ध्वनि पैदा होगी। ये जो संधि कहती है हमारी दीर्घ संधि कहती है। ठीक है, अब मैं आपको इसे याद करने का एक तरीका बताता हूं। क्यों? क्योंकि भैया 5 हो जाएंगी हमारे पास। अब 5 में से हमें याद तो रखनी है ना, कि अलग अलग 5 की पहचान याद रखनी। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो पहली बात तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि हो रहे हैं। ऐसे याद रखें, एक ही परिवार के होने चाहिए। कलवा था हमारा भैया, रास्ते में जा रहा था, उसने देखा भाई साहब भीड़ लगी पड़ी है एक जगह और कुछ लोग जो है एक आदमी को बड़ा पीट रहे हैं। तो कलवा ने सोचा क्यों ना मैं भी हाथ साफ कर लूं। तुम्हें पता भैया भारतीय युवा है और क्या करें। तो कलवा ने मोटरसाइकिल का स्टैंड लगाया और उसे पीटने चला गया। जब पीटने चला गया, थप्पड़ मारने वाला ही था, जैसे ही उसने मुंह दिखाया उसने कहा अबे यार ये तो मेरे छोटे भाई को पीट रहे हैं। तो छोटे भाई ने देखा कलवा को कि मेरे बड़े भैया आ गए, और कलवा ने देखा मेरे छोटे भैया को हाथ लगाया कैसे। दोनों की पावर बढ़ गई। जब दोनों संयुक्त हो गए, दोनों की पावर बढ़ गई। कब बढ़ी? जब दोनों एक ही परिवार के थे, क्योंकि अलग अलग परिवार के लोग तो मार रहे थे। तो पावर जब ही बढ़ेगी जब एक ही परिवार के होंगे। तो कलवा ने भाई साहब दांत भीज भीज के मारा 4-5 को। मलवा ने कहा अब तो मेरे बड़े भैया आ गए, उसने भी 3-4 को फेंक के मार दिया। तो कहने का मतलब पावर जब बढ़ेगी जब एक ही परिवार के हों। तो दीर्घ संधि में एक ही परिवार के मिलने के बाद पावर बढ़ जाती है, मतलब बड़ा हो जाता है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओब्लिक का मतलब होता है एक बार में एक इधर से लेना है और एक बार में एक इधर से लेना है, तो रिजल्ट बनेगा ये। मैंने इसे डिटेल में भी लिख दिया। मतलब आ के बाद आ है तो आ हो जाता है, और आ के बाद आ है तो भी आ हो जाता है। ये जो लाइन लिखी है इससे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, होता क्या है, ऋषि और ऋषि को मिलाने के बाद बड़ा ऋषि हो जाता है, लेकिन उसे हम लिखते ऐसे हैं। लेकिन उसका चलन वर्तमान हिंदी में नहीं रहा, इसका ही रहा है, तो इसलिए मैंने उसे लिखा भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न बनते कैसे हैं। देखिए हमने लिखा देव प्लस आलय। सिंपल सी बात है, देवालय आपके मन में आ गया होगा, सबसे आसान संधि है। लेकिन आप इनके माध्यम से नींव रख सकते हैं संधि की। तो संधि हमेशा पहले वाले के लास्ट वाले में होगी और दूसरे वाले के शुरुआत में। तो हमें क्या करना, दे को ऐसे का ऐसे लिख देना है। वाह में कोई डंडा नहीं लगा हुआ, अभी मैंने आपको बताया, कोई मात्रा नहीं लगी हुई, कोई हलंत नहीं लगा हुआ। मतलब यह है कि ये आ के सहारे बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा जी देव। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास आ गया आ, और संधि पहले वाले के लास्ट वाले में थी, दूसरे वाले के शुरुआत वाले में, हम पहली चर्चा कर चुके। तो हमें लय प्लस यह लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे कैसे लिख देंगे, लय। अब हमें क्या देखना है, अब हमें एक चीज देखनी है कि भाई 2 सेम परिवार के आ गए, आ के बाद आ गया, तो दोनों की जगह आवाज मिलकर जो अब आएगी वो आ की आवाज आएगी। मैंने इसे इसलिए काट दिया क्योंकि यण संधि में और दीर्घ संधि में अक्सर ये गलती देखते हैं कि जोड़ भी देते हैं और जो पहले स्वर है उन्हें भी लिख देते हैं, जिससे कि प्रश्न हो जाता गलत। तो अब क्या हुआ, आ और आ दोनों एक ही परिवार के आ गए भैया, पावर बढ़ गई। तो जब पावर बढ़ गई तो जब हम इन्हें लिखना शुरू करेंगे तो दे तो हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। वह में हलंत लगा है, मतलब स्वर की सीट खाली है, तो वह और आ मिलकर हमारा क्या हो जाएगा जी, वाह। ठीक है, और बचा क्या, लय है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा देवालय। तो देवालय जो संधि बनती है, मैकेनिज्म इस तरीके से काम करती है। ये तरीका आप हर एक संधि में लगाइएगा, बिल्कुल 100% सही रिजल्ट देगा। ऐसी गिरीश देखिएगा, गी ऐसे का ऐसी है, संधि पहले वाले के लास्ट में होगी और दूसरे वाले की होगी शुरुआत में। ठीक है, तो हमारे पास जो गिरीश लिखा हुआ है, गी ऐसे का ऐसी है,
रै में अगर हम बात करेंगे तो रै में हलंत लगाया, बचा छोटा ई, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया ई और फिर क्या हो गया जी सा। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो हमारा बनेगा, ई और ई को हमने मिला दिया तो दो जिस्म मिलके एक जान हो गई, मतलब कलवा और उसका बड़ा भाई, दोनों ने भाई साहब मिलकर पावर बढ़ गई। तो ये अब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे भैया, बड़ा ई हो जाएंगे। तो रा और ई मिलकर अब जो है अलग अलग आवाज नहीं देंगे, एक ही आवाज देंगे, तो मात्रा हो जाएगी गिरीश, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। हमने क्या किया है, लास्ट वाले से उसका स्वर अलग कर दिया, दूसरे वाले का स्वर लिखा हुआ मिलेगा स्वतंत्रता पूर्वक, हमने उन दोनों को मिला के एक आवाज बना दी, और जब ये दोनों मिलके घुल के एक हो गए हैं तो ये जो बचा हुआ है ये इसके साथ संयुक्त होगा, ठीक है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दीर्घ संधि का डिटेल में ई वाला मैंने यहां लिख दिया, पूरे का पूरा है, ये सारे के सारे ऐसे बनेंगे। और देखते हैं, देखिए धातु प्लस ऊष्मा की बात करते हैं, संधि वही होगी पहले वाले के लास्ट वाले में, दूसरे वाले के शुरुआत वाले में। तो हम धा को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, और तय में जो लग रहा है हम लिखेंगे धातु, फिर आती है हमारे पास बारी ऊ की, और प्लस बारी आ गई समा की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम परिवार वाले आ गए, तो ऊ और ऊ मिलकर दोनों की जगह क्या हो जाएगा जी, ऊ हो जाएगा। तो जब हम मिलाकर लिखेंगे तो अलग अलग ना पढ़ के एक जगह पढ़े जाएंगे, तो हमारे पास ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा धातुष्मा, ठीक है जी। ऐसी अगर हम इसकी बात करें लघु प्लस उत्तर की, तो हमें करना वही है, पहले वाले का लास्ट वाला, तो ला ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, घा बोला जा रहा है छोटे ऊ के सहारे, तो लिख देंगे, प्लस ऊ लिख देंगे। देखिए आप इसे देख के घबराइए मत कि भैया आधा वर्ण आ गया तो क्या करेंगे, पहले वाले के बाद में तो इसे हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, हमें आधा तय तैर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम मिलाएंगे अब, तो हमारे पास ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा जी, दोनों की जगह हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ, तो घ और ऊ मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा घू, तो जो हमारे पास शब्द आएगा वो आएगा लघुत्तर। समझ में आ रही है जी बात। आगे देखते हैं इसी को। ऐसी हमने अगर बात करी गुरु प्लस उपदेश की, तो रा और ऊ, तो गैऊ ऐसे कैसी रहेगा, रा पे बिना घुंडी वाली मात्रा लग रही है, मतलब क्या है जी छोटा ऊ, ठीक है। फिर बचा ऊ, पै प्लस दे लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे पदेश को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों को मिला के एक कर देंगे, ऊ और ऊ दोनों की जगह मिलकर क्या हो गया जी बड़ा ऊ हो जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, गै ऊ रे ऊ पै दे ए से। ऑप्शन में अगर दो आ जाएं, एक ऐसा लिखा हुआ हो, तो आप अक्सर होता है रे के मामले में, तो जल्दबाजी में बहुत सारे लोग ये लगा देते हैं, जो कि गलत है। ये वाला आंसर सही होगा। फिर कहते हैं कि जी दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए, हम तो रेट डालेंगे। भैया दो ऑप्शन एक जैसे नहीं होते, उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, आप जरा ध्यान दें। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता तो ये गलत है और ये घुंडी वाला सही है। समझ मारिए, दो ऑप्शन नहीं होते हैं एक जैसे। अब देखते हैं बधु प्लस उर्मी। तो देखिए वा का ऐसी लिखा रहने देंगे हम, वा ऐसी है, धा में हलंत लगा के क्या अलग कर देंगे, बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बचा ऊ, और रमी को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। जब हम मिलाकर लिखेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक ही परिवार के हैं, तो दोनों की जगह मिलके भैया हमारे पास जो आने वाला है वो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या, बड़ा ऊ। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ध और ऊ मिलकर धू हो जाएगा, शब्द बनेगा हमारे पास बधूर्मी। समझ पा रहे हैं आप, तो बधूर्मी बन जाएगा हमारा। अब देखते हैं आगे। अब ये तो हमारे पास तरीका हो गया डिटेल वाला। अब आपके मन में आ रहा होगा जी छोटा तरीका बताओ। देखिए डिटेल से करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, आप जब इस तरीके के अभ्यस्त हो जाएंगे तो जो तरीका हम लिख के कर रहे हैं ना, वो आपके मन में हो जाएगा, ठीक है। आप शुरुआत में कोशिश करें, जहां पे अटक रहे हो उसे डायरेक्ट ना बना के डिटेल से बनाइए। आप जहां एक बार उसे बना लेंगे तो दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको छोटा तरीका बताता हूं जिसकी आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखिए क्योंकि ये स्वर संधि है, पहचानने का तरीका कैसे है, शुरुआत में स्वर लिखा होगा सबके, क्योंकि पहले का लास्ट वाला और दूसरे के शुरुआत वाला स्वर है जब, तो दूसरे के शुरुआत में जो स्वर है ना वो खुले में लिखा होगा। अब दूसरे वाले के लास्ट में स्वर है कि नहीं, इसकी चर्चा करने का एकमात्र तरीका है बस हलंत ना लगा हो। अगर यहां पे हलंत लगा होता तो मतलब ध्वनि हो जाती व्यंजन। अब यहां पे कहीं भी हलंत नहीं लगा हुआ, मतलब पहले का लास्ट वाला भी स्वर है और दूसरे के शुरुआत में तो खुलेआम स्वर लिखा हुआ है।
अब जब हम देख लें सरसरी नजर मार के, मैंने कहा भैया आ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, आ यहाँ पे है, आ यहाँ पे है, छोटा ही छोटी बड़ी। तो जब आप ये सरसरी नजर मार दे तो हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे छोटा है तो उसे बड़ा कर देना है, बड़ा है तो उसे ऐसे कैसे रहने देना है, और बाद वाले स्वर को कर देना है गायब। मैं एक बार और बता देता हूं, अगर पहले वाले के लास्ट में छोटा है जैसे यहां पे है, तो जोड़ते समय इसे तो कर देंगे हम बड़ा, और बाद वाले को हम कर देंगे गायब। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी दीर्घ संधि। इसे आप ट्रिक कह लीजिएगा या इसे कह लीजिएगा कि हमारी समझ है ये। इधर देखिएगा, छोटा वाला जो है इसे तो कर देंगे हम बड़ा, और बड़ा वाला है उसे कुछ नहीं करते, छोटे को कर देंगे बड़ा और बाद वाले को कर देंगे गायब। यानी कि जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ई को गायब कर देंगे, तो हम केवल सा लिखेंगे, तो हमारा दीर्घ संधि का बन जाएगा। ऐसी तरह देखिएगा, बड़ा है तो बड़े को बड़ा ही रहने देते हैं, क्योंकि भैया बड़े को और बड़ा थोड़ी ना कर देंगे, तो बचेगा दिशा, इसे कर देंगे आ को गायब, अंक की बिंदी को लिख देंगे इस पे, और हो जाएगा जी हमारा क्या, दिशांतर। ठीक है, ऐसी विद्यालय देखिए, अगर हम विद्यालय की बात करें, ये तो आपने बहुत बार बनाया होगा, तो बाद में बड़ा है तो उसे ऐसे का ऐसे रहने देंगे, ये हो जाएगा विद्या, और बाद वाले को गायब कर देते हैं, यानी कि आ को कर देंगे गायब, बचेगा हमारा क्या, लय। तो हमारे पास क्या सवाल आएगा जी, विद्यालय आएगा। ठीक है, ऐसी अगर हम इसकी बात करें, दैत्य प्लस अरि की, मैंने शुरू में ही बताया था, आधा तय और यह पहचान नहीं होती है यड़ संधि की। तो दैत्य प्लस अरि जो है, अगर बाद में छोटा है, देखो आधा तय और यह जो है, इन पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई, ना हलंत लगा हुआ, मतलब यह है कि ये ऐसे अनार के सहारे बोले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बाद वाले को तो कर देंगे गायब, इसे कर देंगे बड़ा, तो ये हो जाएगा दय आधत्य ये आ रही दैत्यारी। ठीक है, मैं आपको ये डिटेल से बनाकर भी दिखा देता हूं, बहुत सौ के मन में आई होगी कि जी डिटेल से बनाकर दिखाओ। देखो यहां लिख देते हैं, दैत्य ये रहा प्लस अरि हमारा ये रहा। तो हम करते क्या हैं, पहले वाले का लास्ट वाला पकड़ना है, दूसरे वाले का शुरू वाला। तो दै को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, तय और यह जो है इन दोनों में हलंत लगाएंगे, इन पे किसी चीज की मात्रा नहीं है, मतलब आ की मात्रा है। फिर हमारे पास बचा आ, फिर हमारे पास बचा री। तो जब हम बात करेंगे अब, तो दोनों की जगह मिलके आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा जी, आ हो जाएगा, यानी कि दोनों परिवार के मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े। जब हम जोड़ना शुरू करेंगे तो अब ये आ के सहारे बोले जाएंगे, दय आधतय ये आ रही दैत्यारी। ठीक है, तो इसमें यड़ संधि ना होकर हमारी दीर्घ संधि होगी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लक्ष्मी प्लस इच्छा लिखा हुआ है। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा को अगर आप बनाएंगे तो देखिएगा, लास्ट में दीर्घ है और शुरू में छोटा है, तो शुरू में चाहे कैसा भी हो उससे हम फर्क नहीं पड़ता, हम पहले वाले को बड़ा कर देते हैं, और बड़ा है तो उसे बड़ा ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लय लक्ष्मी और बचा के आधा चय छया, लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, अब देखते हैं इसे, भू प्लस ऊर्जा, बड़ा है तो बड़ा ही रहने देंगे, इसे कर देंगे गायब, तो इसे लिख देंगे भू ऊर्जा। डिटेल से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेम वही आएगा। इसे कर देंगे हम गायब, शुरुआत में बड़ा ही है तो भैया इसे ऐसे ही रहने देंगे, तो हो जाएगा नदीश्वरी। ठीक है, करते जब ही है जब समान हो, समान है, देखो बड़ा ही और बड़ा ही, छोटा ही या बड़ा ही, तो इसे क्या करेंगे, ये बड़ा है तो बड़ा ही रहने देंगे, इसे कर देंगे हम क्या, गायब। तो ये हमारे पास बनेगा नारीश्वर। ठीक है, तो ये नारीश्वर बन जाएगा, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे हटा देता हूं। अब देखते हैं बधू प्लस उत्सव, तो बै बड़ा है पहले से तो ऐसे ही रहेगा, बधू, इसे कर देंगे हम गायब, तो बचेगा तासाव, बधूत्सव। अब इसकी बात करेंगे, छोटा है तो बड़ा कर देंगे, बड़ा है तो छोटा कर देंगे, तो हो जाएगा जी हमारे पास लघुत्तर। ठीक है, इसे देखते हैं, सची प्लस इंद्र की बात करेंगे तो हो जाएगा सचींद्र। ठीक है, हम इसे गायब कर देंगे, ये पहले से दीर्घ है ऐसी रहेगा, अंक की बिंदी इस पर आ जाएगी, तो सचिंद्र। तो आप आसानी से अगर एक बार मैकेनिज्म समझ जाते हैं तो आप अपनी ट्रिक खुद बना सकते हैं, और आप जितने भी प्रश्न करेंगे उनसे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब जरा हम आगे देखते हैं। देखिए, गुण संधि और वृद्धि संधि को हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आप उन्हें आराम से कर देंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो बात करेंगे हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।